90 के दशक में हमारे देश में WWF जो कि बाद में WWE बन जाता है, उसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। रॉ पावर, ठिशुम ठिशुम। लेकिन फिर WWE का सितारा कहीं हमारे देश में डूब गया, क्योंकि शायद लोगों को यही WWE का मजा असली जिंदगी में आने लगा। जैसे कि आजकल हमारे देश में WWE का टूर्नामेंट महाराष्ट्र के स्टेट में चल रहा है। अब देखिए ना, थाने में दुकानदार ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुस्तंडे वहीं शुरू हो जाते हैं। लाइव लोग वीडियो कैप्चर करते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है तो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम योगेश कदम कहते हैं, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन किंतु परंतु मैं यह भी कह देता हूं कि मराठी भाषा का कोई भी अपमान हम नहीं सहन करेंगे। पुणे में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे पर एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले को ना ही ट्रैक डाउन कर लिया, उसके घर भी पहुंच गए, उसको अच्छे से सबक भी सिखा दिया, उसको पुलिस के हाथ भी कर दिया। उधर कुछ दिन पहले मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की अच्छे से धुनाई हो गई। इसलिए नहीं क्योंकि उसने चौकीदारी ठीक से नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता है। डोंबिवली में एक महिला जिसने अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोलने की हिमाकत कर दी, यह बात मराठी में नहीं कही, अंग्रेजी में कही, तो इसी बात पर खूब जमकर पिटाई हो गई। हाथ में उसका बच्चा था। ये छोटी मोटी बातों की लोगों ने परवाह नहीं की। महाराष्ट्र के स्टोर में अगर आप काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र में टैक्सी चलाते हो, मराठी नहीं ठीक से मालूम, वन टाइट स्लैप। महाराष्ट्र के बैंक में काम करते हो, मराठी नहीं मालूम, अनदर टाइट स्लैप। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला शिवसेना, उसके एमएलए आदित्य ठाकरे ने इस बढ़ते हुए WWE प्रचलन के बारे में कहा कि उनकी पार्टी मराठी भाषा का अपमान नहीं सहन करेगी और किसी भी और भाषा, हिंदी, किसी भी और भाषा को हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकल बॉडी पोल्स आने वाले हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे की एमएनएस ने मराठी अस्मिता का मुद्दा अपना सेंट्रल इलेक्शन प्लैंक अब बना लिया है। उधर बीजेपी ने अपने आप को हिंदुत्व, हिंदी इंपोजिशन के मुद्दे और मराठी अस्मिता, मराठी भाषा के बीच में पिसा हुआ पाकर एक फॉर्मूला निकाला। हुआ यूं कि बीजेपी के मिनिस्टर नीतीश राणे ने फिर से अपना वही फेवरेट कम्युनल कार्ड खेल दिया। मराठी कार्यकर्ताओं को चैलेंज किया कि तुम लोग जाकर लोगों को झापड़ मार रहे हो, जाओ मोहम्मद अली रोड, जाओ नुल बाजार में और जाकर मराठी बुलवा के दिखाओ। मैंने उन इलाकों में बेसिकली जाओ जहां मुसलमान रहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को तुम लोग क्यों मार रहे हो? तो इस मुद्दे को वो हिंदुत्व का मुद्दा बनाना चाहते हैं और इसको पूरा कम्युनल स्पिन देने की कोशिश हो रही है लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले। अब इस राजनीति के बीच में खबर यह भी आ रही है कि 2025 इस साल के पहले 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 750 किसानों से ज्यादा की जान जा चुकी है। अब जहां तक हमें पता चला है, हमने रिसर्च किया है, इस विषय को लेकर अभी भी किसी को रसीद के गाल पर चाटा नहीं मारा गया है और ना ही किसी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से अपना इलेक्शन प्लैंक बनाया है। तमिलनाडु, कर्नाटका और अब महाराष्ट्र, केंद्र में बीजेपी सरकार का हिंदी इंपोजिशन फॉर्मूला एक बहुत ही खौफनाक रूप से बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। जहां सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं सालों से, वहीं अब साउथ में और सेंट्रल में बहुत पार्टीज को यह बात समझ में आ गई है कि हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ मोर्चा खोलने में राजनीतिक फायदा है। दिल्ली में बैठे राजनेता यह बात भूल जाते हैं कि उन्हें जितना हिंदी से लगाव है, जितना हिंदी पर गर्व है, उससे कई ज्यादा साउथ में लोग अपनी भाषा, अपनी कल्चर और अपनी अस्मिता से प्रेम करते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इस बात पर लोग कितने बार मरे कटे हैं यह इतिहास में लिखा हुआ है। लेकिन यह लैंग्वेज वॉर का ये जो अब लेटेस्ट राउंड है, यह हमारे देश के लिए काफी खतरनाक है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ठीक से, ना जॉब्स बढ़ रही हैं। जीएसटी कलेक्शन की अगर आप ग्रोथ बोलें तो उसकी ग्रोथ 50 महीनों में सबसे कम है। और अब देश में अगर इस मुद्दे पर अगर आग जलेगी, अगर बंटवारा फिर से होगा तो बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है हमारे देश में। लेकिन बहुतों को, खासकर कि अमित शाह को यह बात पसंद नहीं आएगी कि इसका एक सोल्यूशन है, बट वो शायद पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल ना हो। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। राजनीति में कहते हैं कि एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकता है, तो 15 साल तो एक लंबा अरसा हो गया। एमएनएस को लॉन्च करते समय राज ठाकरे ने सोचा होगा कि 15 साल में तो मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का सरताज बन जाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 2009 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनावी मैदान पर उतरती है। विधानसभा इलेक्शन में पार्टी 13 सीट जीतती है।
शिवसेना का असली उत्तराधिकारी राज को कई लोग तब भी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे एमएनएस हार का जो सिलसिला शुरू करती है, हारते ही रहती है और पिछले चुनाव में 0/अंडा सीट उसे मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो नींव है ना, वो भाषा पर आधारित है, वो मराठी अस्मिता पर आधारित है। शिवसेना का यही उद्देश्य था, बनने का यही कारण था, टू प्रोटेक्ट मराठी कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी। लेकिन पिछले कई सालों में महाराष्ट्र में जमकर माइग्रेशन हुआ है और इंग्लिश और हिंदी का प्रचलन बढ़ा है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। अब नेतागण इसी में अपने लिए घासलेट और चिंगारी ढूंढ लेते हैं। मराठी मानुस खतरे में है, जबकि फैक्ट तो यही है कि मराठी आज भी महाराष्ट्र में डोमिनेंट लैंग्वेज है। करीबन 8 करोड़ लोग, या सोच लीजिए राज्य का अबाउट 70% जो जनसंख्या है मराठी को अपनी मदर टंग बताता है। उसके बहुत पीछे आता है हिंदी 13% मदर टंग, उर्दू 7%, गुजराती 2%। लेकिन यह भी सच है कि हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अडॉप्शन रेट काफी है, यूज काफी है, प्रचलन बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी में भी डाल दिया, जिससे कम से कम एक अच्छी छवि बने, जहां की बीजेपी की बात है। लेकिन हिंदी का बढ़ता प्रचलन और हिंदी इंपोजिशन का जो खौफ है, फिर से एमएनएस जैसी पार्टीज और राज ठाकरे जैसे नेताओं को एक ठोस मुद्दा दे देती हैं और उस मुद्दे पर अब वो खूब खेल रहे हैं। जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है वो दशकों से तमिलनाडु में होता आया है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में एपिसोड बनाकर भी बताया है कि कैसे लोगों को इस बात पर बता दिया गया है, उनके बात में यह घर कर दी गई है कि नेशनल यूनिटी के नाम पर एक नॉर्थ इंडियन आइडेंटिटी, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज को तमिल लोगों की आइडेंटिटी के ऊपर रखा जाएगा, ठोसा जाएगा और हजारों साल पुरानी तमिल संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब अगर आपको यह डर वाली राजनीति लग रही है तो यह भी जान लीजिए कि ऐसी डर वाली राजनीति, खतरे वाली राजनीति, अस वर्सेस देम वाली राजनीति नॉर्थ में कितना अच्छा काम करती है। अगर आपको वहां यह बात गलत नहीं लगती है तो यहां भी नहीं लगनी चाहिए। हां, लेकिन अगर वो बात वहां गलत लगती है तो मैं आपको यह बता दूं कि नॉर्थ की पार्टीज जो काम कर रही हैं, जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रही हैं, वही फॉर्मूला साउथ की पार्टीज ने अडॉप्ट किया है। 1967 में डीएमके बनी और एंटी हिंदी मूवमेंट के दम पर ही पावर में आई थी। उन्होंने सालों से, दशकों से एक तमिल आइडेंटिटी की राजनीति खेली है। आज स्टालिन उसी राजनीतिक फॉर्मूले को दोहरा रहे हैं, उस पर डटे हुए हैं और अब महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी इसका रिप्ले हमें दिखने को मिल रहा है। साउथ की स्टेट्स में, उनके लोगों में यह बात अब घर कर चुकी है कि हिंदुस्तान में कई भाषाएं हैं, वी आर अ नेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। लेकिन एक किसी भाषा को जब केंद्र सरकार प्रेफरेंस देती है, हिंदी, एक भाषा को जब केंद्र सरकार फोकस करती है तो वो दूसरों के प्रति तो नाइंसाफी हो रही है। ठीक जैसे हिंदी स्टेट्स मंजूर नहीं करेंगे कि उनके ऊपर तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ये सारी भाषाएं जो है उन पर थोपा जाए, उनको फोर्स किया जाए कि इन्हें पढ़ो। ठीक वैसे ही तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उनको भी यह मंजूर नहीं है कि उन पर हिंदी इस तरीके से हावी हो। और उनका शक, उनका डर, वो गलत भी नहीं है। खास करके केंद्र सरकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ हिंदी को ठूसने की पॉलिसी बना रही है, बैकडोर एंट्री करने की पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी जिसे देवेंद्र फडणवीस को हाल ही में वापस लेना पड़ा। 1968 की एजुकेशन पॉलिसी हो या 1986 की एजुकेशन पॉलिसी हो, कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी केंद्र सरकार में रहे, हमेशा से ही एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रमोट करने की कोशिश हुई है हमारे देश में। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और एक और इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ा दीजिए, और नॉन हिंदी भाषी राज्यों में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाइए, उसका इंग्लिश पढ़ाइए और साथ में हिंदी पढ़ाइए। मगर तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कभी भी इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया है, वहां पर सरकारी स्कूल्स एक 2 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो करते हैं, तमिल और इंग्लिश। उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि सारे स्टेट्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो हिंदी को अलग से आप लिंक लैंग्वेज के रूप पर क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंप्यूटिंग जॉब सब तो इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में तो नहीं आते अपॉर्चुनिटीज। तो अगर सही में नेशनल यूनिटी की बात है तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि यूपी में आपने तमिल, मराठी, तेलुगु ये सारी चीजें सिखाई हो। डाटा तो यही दिखाता है कि हिंदी बेल्ट के राज्यों में 90% से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज बोल पाते हैं। यानी 3rd लैंग्वेज के नाम पर संस्कृत पर ऐसे ही पास मार्क्स दे दो, और इंग्लिश भी ढंग से ना सिखा पाए हो आज तक नॉर्थ इंडिया को, तो इंग्लिश में फ्लॉप, संस्कृत में फ्लॉप। फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र से सवाल पूछा जाता है कि तुम लोग हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक से पढ़ाओ।
तो कहीं ना कहीं तो एक हिपोक्रेसी दिखती है। आज कर्नाटका में भी जिसने एक्सेप्ट करके रखा है हिंदी पढ़ाना, वो भी ये सवाल पूछ रही है कि हम हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने अब अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जिक्र किया है, इस बार थोड़ा ट्विस्ट करके कि हम अच्छा ठीक है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, तुम थर्ड लैंग्वेज हिंदी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ा दो थर्ड लैंग्वेज के रूप में। तो लगता तो है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, लेकिन कोई भी इंडियन लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको लाखों टीचर्स की जरूरत है, वो कहां से ढूंढोगे। केंद्र सरकार ने तो सिर्फ हिंदी को प्रमोट करने के लिए सारा पैसा लगाया है, तो घूम फिर कर भाषा बेसिकली अगर आप थर्ड अडॉप्ट करोगे तो आपके पास हिंदी छोड़कर कोई चॉइस नहीं है। यह राजनीति, यह मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। अगेन बात पैसों की नहीं है, यहां मैं बार बार यह चीज देशभक्त पर बोलता आया हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में संस्कृत पर, उसके प्रमोशन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतने में पिछले 10 सालों में 5 मंगलयान चले आते मार्स तक, और यह 17 गुना ज्यादा है उस रकम से जो सरकार ने बाकी 5 क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस पर खर्च किया है, माने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया पर टोटल 150 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए गए हैं 10 सालों में। यानी तमिल को संस्कृत का 5% फंडिंग मिला है। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु स्टेट में इसको लेकर काफी गुस्सा है। अब जब अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होंगे तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और नेतागण इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को भी अब समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज कितना बड़ा मुद्दा है। अप्रैल के महीने में कॉन्फिडेंस में आकर महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज बना दिया अपने स्टेट में। अब पढ़ना पड़ेगा क्लास 1 टू क्लास 5 के बच्चों को। यह सेंटर का हिदायत है उनके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के फर्स्ट फेज रोल आउट के तहत हमने यह काम कर दिया। उन्होंने सोचा होगा कि लोग चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यही आती है लोगों की आवाज जब लोग पॉलिटिक्स समझ पाते हैं। जैसा कि इस हफ्ते हुआ, दिल्ली में हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार को अपनी पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी को ही स्क्रैप कर देना पड़ा क्योंकि वो एक पैसे बनाने का एक स्कैम था। वैसे ही फडणवीस सरकार को बहुत जल्द यू टर्न लेना पड़ा जब यह बात साफ हो गई कि इस तरीके से हिंदी को अगर आप थोपोगे तो बहुत नुकसान होगा। इस तरीके से एनईपी के जरिए अगर बैकडोर हिंदी इंपोजिशन करोगे तो वोट कटेंगे, और लोग काफी क्रोधित थे। लेकिन यह हिंदी इंपोजिशन का ना पहली कोशिश है और ना आखिरी कोशिश है। जब तक हमारे देश में लिंक लैंग्वेज का सवाल वो लटकता रहेगा तब तक ये कोशिशें जारी रहेंगी और हम एक दूसरे को नोचते रहेंगे। 1968 में जब एनईपी को लाया गया था तो कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सबसे पहले प्रपोज किया था। इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ और नॉर्थ के स्टेट्स में एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाओ, प्रेफरेबली एक साउथ इंडियन लैंग्वेज। आइडिया वही था, हिंदी को कंपलसरी करो, चाहे वो नॉर्थ में हो या चाहे वो साउथ में हो, देश में एक लिंक लैंग्वेज बनाओ। लेकिन हिंदी को पूरे देश की भाषा समझना, राष्ट्रभाषा समझना, उसे दूसरों पर थोपना, यह गलत है। इस बात को लेकर कितना विवाद हो चुका है, कितना मारकाट हो चुका है, कितनी जाने गई हैं। और यह बात भी सच है कि थर्ड लैंग्वेज के नाम पर कभी नॉर्थ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस तो नहीं पढ़ाए गए। फैक्ट तो यही है ना कि 90% हमारी जो पॉपुलेशन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी इतनी कम है नॉर्थ में, लेकिन अगर वही तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा देखो तो उनके पास 2 लैंग्वेज की एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी नॉर्थ से ज्यादा है। तो राजनीति को अगर साइड में रख दो तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला में ही सेंस बनता है। जो जहां की मातृभाषा है, जो जहां का रीजनल लैंग्वेज है, आप उसे पढ़ाओ और साथ में इंग्लिश पर फोकस दो एज अ लिंक लैंग्वेज। इससे 2 चीजें होंगी, कहीं ना कहीं हिंदी को किसी पर थोपा नहीं जाएगा, किसी को कंप्लेन करने का मौका नहीं रहेगा, और इंग्लिश एज ए न्यूट्रल लैंग्वेज जो कि दुनिया का भी लिंक लैंग्वेज है, उस पर हम फोकस कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? The IT revolution was powered by the fact that we had the power of the English language. We understood the language of foreign countries, and that is why our IT sectors and ITES sectors took off. अगर हमारे पास इंग्लिश की शक्ति तब नहीं होती तो ये IT रेवोल्यूशन ही शायद हमारे देश में नहीं आता। और अगर थर्ड लैंग्वेज करना है तो करो ना, AI करो, कोडिंग करो, ML करो, आर्ट करो, कोई और लैंग्वेज करो, भाषा पर इतना फोकस मत करो। इस मुद्दे को अगर आपने जल्दी सॉल्व नहीं किया ना तो कम्युनल और कास्ट पॉलिटिक्स की तरह एक और ज्वलंत मुद्दा हो जाएगा, पूरे देश को धू धू कर कर जला देगा। मैं बता रहा हूं, वैसे ही देश नफरत में जल रहा है, एक और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जबकि मुद्दे तो बहुत हैं।
वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। दुख की बात है कि एक तरफ जहां ये लैंग्वेज वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव रिच स्टेट में 750 से ज्यादा फार्मर्स की मौत की रिपोर्ट आ रही है 2025 में। इस बात पर तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इस बात पर तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। महिलाओं को किलोमीटर किलोमीटर चलना पड़ रहा है पानी के लिए, इस बात पर तो कोई किसी को तमाचा नहीं मार रहा है। 1 करोड़ निवेशकों का 3 लाख करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर्स गायब करके भाग जाते हैं, लेकिन इस पर तो कोई फोकस नहीं है। अगर इतना ही गुस्सा कर्नाटका के नेतागण ट्रैफिक पर कर देते तो आज बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली, 3rd स्लोएस्ट ट्रैफिक इन द वर्ल्ड के रिकॉर्ड पर ना बैठा होता। और भाषा जैसा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे होता तो आज तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में भी एक साइलेंट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ना बन रहा होता। हिंदी इंपोजिशन की कोशिश केंद्र सरकार ने काफी टाइम से की है। एक टाइम पर कांग्रेस ने भी की थी, आज बीजेपी कर रही है। दूसरे जो राजभाषाएं हैं उनकी दरकार है, उन्हें फोकस पे लाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं लिंक लैंग्वेज में हमें इंग्लिश पर फोकस करने की जरूरत है। नहीं तो आपस में ये जो भिड़ंत और जो ज्वलंत है ये चलता रहेगा। बहुत जल्द हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे देश न जाने क्या क्या चीजें कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, मस्कीटो साइज रोबोट्स बना रहे हैं। अब हमें ही सोचना पड़ेगा कि मस्कीटो रोबो बनाना है या एक दूसरे का मस्कीटो बनकर खून चूसना है। यह मुद्दा बहुत और बुरा हो सकता है। अगर राजनेता इसे और खरीदेंगे तो लोग और भड़केंगे। इसे अभी रोकने की जरूरत है। जय हिंद।